देखो बेटा, शीट नंबर 2 लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी सारी कंप्लीट हो चुकी है। आज न्यूमेरिकल शुरू होने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपने पास से न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिससे कि फ्रिक्शन को न्यूमेरिकल में अप्लाई करना आप ठीक से सीख सके। यदि मैंने सीधे न्यूमेरिकल उठा लिए तो हर न्यूमेरिकल में थोड़ी थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन यदि मैंने 15-20 मिनट आधा घंटा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल अपने पास से करा दिए तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज भले ही 2 न्यूमेरिकल हो शीट के, लेकिन आपको मैं बेसिक कंसेप्ट सिखा दूंगा न्यूमेरिकल का। साथ में एक डाउट आया है, एक बच्ची ने मेरे पास भेजा था कि सर जब हम चलते समय लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो फिसल क्यों जाते हैं, हम गिर क्यों जाते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते। ट्रक और बस वगैरह में और कार वगैरह में या ड्रम वगैरह में तो ये होता है कि जैसे मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है, मैं उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाऊं तो वो आगे चल पड़ेगा। लेकिन जब मैंने आपको बताया था पैदल चलने वाला केले के छिलके वाला न्यूमेरिकल, तब मैंने कहा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाओ तो हम गिर पड़ेंगे। तो ये क्या चक्कर है, तो आज वो भी समझाऊंगा। समय बच गया तो शीट के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, और नहीं बचा तो आज बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मंडे का टेस्ट भूल मत जाना। मंडे को काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ लाइव टेस्ट होगा। ठीक 4:15 बजे लाइव आ जाना। 4:10 पे टेस्ट पेपर भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। मेरे बेटा, आप लोग ये जान चुके हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू आर, जहां म्यू कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू कहलाता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ध्यान रहे, ये स्लाइडिंग के समय काम आने वाला है। रोलिंग फ्रिक्शन इससे अलग होता है। रोलिंग फ्रिक्शन पर भी न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन चैप्टर रोटेशनल मोशन में अभी नहीं आएंगे। एक भी न्यूमेरिकल रोलिंग फ्रिक्शन का नहीं है। जितने भी न्यूमेरिकल है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाले। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी वीडियोस के थ्रू पढ़ा रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग होते हैं। म्यू के और म्यू एस अलग अलग होते हैं, लेकिन जिस न्यूमेरिकल में म्यू के और म्यू एस की बात ना करी जाए, वो अलग अलग ना दे, तो दोनों को एक मानना। जैसे किसी न्यूमेरिकल में कह दिया मेरी इन बातों को ध्यान रखना, नहीं तो न्यूमेरिकल में पछताओगे। सर तो वेटिंग रूम में बच्चे बैठे हैं। वेटिंग रूम में देखता हूँ बेटा। चलो भाई, तो म्यू की वैल्यू यदि उन्होंने दे दी 0। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। म्यू की वैल्यू दे दी, अब माइक बंद करो बेटा सब लोग। म्यू की वैल्यू दे दी 0.4, तो समझ जाना म्यू के भी यही है और म्यू एस भी यही है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यही है और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए भी यही है। हाँ, जिस न्यूमेरिकल में म्यू के और म्यू एस अलग अलग दिए जाए तो अलग अलग मानना, नहीं तो यही म्यू के है और यही म्यू एस है। पॉइंट नंबर 2, किसी भी बॉडी को चलाना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता कितना है, तो जवाब है म्यू आर। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस। अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, पहले इजी, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। मैंने कहा कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। यदि हम F फोर्स लगा के खींचे तो एक्सेलरेशन बताइए। रफ सरफेस है, एक्सेलरेशन बताना है, तो तरीका सीख लीजिए। इसका वेट जमीन को दबाएगा mg फोर्स से, और यदि बेटा वेट mg फोर्स से जमीन को दबाएगा तो ग्राउंड रिएक्शन लगाएगी R। इक्वल एंड अपोजिट, कितने फोर्स से दबाया mg, कितनी रिएक्शन लगी R, और ऐसे में R किसके बराबर होता है बेटा, mg के। और यदि R mg के बराबर है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू आर यानी कि म्यू mg। तो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू mg, वो होगा मोशन के अपोजिट। मेरा बॉडी राइट मूव करना चाह रही है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा, कितना, म्यू आर।
मतलब म्यू एम जी। अब यदि मेरा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी को खींच नहीं पाएगा और एक्सेलरेशन 0 आंसर आएगा। यदि मेरा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो बॉडी चलेगी। कितने एक्सेलरेशन से चलेगी? तो खींचने वाला फोर्स कौन सा है? F। रोकने वाला फोर्स कौन सा है? तो जवाब है म्यू एम जी। म्यू आर मतलब म्यू एम जी। खींचने वाला F, रोकने वाला म्यू एम जी। और ये हो गया नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा? एम ए। तो इससे एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो एक्सेलरेशन आएगा F एम जी डिवाइडेड बाई ए, सॉरी एम। यही मेरे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो मैंने दो केस बताए यहां पर। यदि हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि म्यू एम जी से कम है तो बॉडी नहीं चलेगी और ऐसे में एक्सेलरेशन को 0 लिखा जाएगा। अच्छा, मेरा फोर्स यदि म्यू एम जी से बड़ा है तो बॉडी चलेगी और तब एक्सेलरेशन होगा F माइनस म्यू एम जी अपॉन एम। यहां पर एक तीसरा केस भी तो हो सकता है कि यदि F म्यू एम जी के बराबर हो। भाई मैंने अभी तक दो केस बताए कि F यदि म्यू एम जी से कम है तो क्या होगा? रुका रहेगा। F म्यू एम जी से ज्यादा है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन से चल पड़ेगा। लेकिन यदि F म्यू एम जी के बराबर है तब, यदि मेरे बेटा F म्यू एम जी के बराबर है तो इस पर बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यानी ऊपर वाला R नीचे वाले एम जी के इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल। राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले फ्रिक्शन यानी म्यू एम जी के बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल। नेट फोर्स 0। कई बच्चे सोचते हैं कि नेट फोर्स 0 तो बॉडी रुकी ही रहेगी। मेरे बेटा आप लॉ ऑफ इनर्शिया ध्यान रख लेना। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, if no external force is acting on a body, if the body is at rest, it remains at rest, and if it is moving, it keeps on moving with the constant velocity. यदि F और म्यू एम जी बराबर है, R और एम जी बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी रुकी ही रहेगी। यदि शुरू में रुकी थी तो रुकी ही रहेगी, और शुरू में यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती ही रहेगी। पता है, यदि आपकी बाइक लगातार 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ना तुम स्पीड बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, तो गारंटेड F जो है वो म्यू एम जी के बराबर है। क्यों F म्यू एम जी के बराबर है? उसका जवाब है कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स 0। भाई फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स 0 का मतलब जितना फोर्स आगे खींच रहा है उतना ही फोर्स रोक रहा है। आगे खींचने वाला F और रोकने वाला म्यू एम जी दोनों बराबर हैं। यदि उस समय बाइक में आपका फोर्स म्यू एम जी से बड़ा होता तो आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता और आपकी मोटरसाइकिल 40 से तेज हो जाती। और यदि आपका फोर्स म्यू एम जी से कम होता तो उसमें रिटार्डेशन आ जाता और आपकी स्पीड 40 से कम हो जाएगी। लेकिन आप ना तो 40 से स्पीड बढ़ रही है, मतलब ये न्यूमेरिकल ना होके न्यूमेरिकल्स के थीम बता रहा हूं। यानी कि यदि आपकी बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो समझ जाना इंजन जितना आगे फोर्स लगा रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ही पीछे फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्स कैंसिल हो गए हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि यदि बेटा फोर्स और फ्रिक्शन F और म्यू एम जी इक्वल एंड अपोजिट हो तो इसका मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं होता, इसका मतलब होता है 0 एक्सेलरेशन। और 0 एक्सेलरेशन का मतलब रेस्ट नहीं होता, 0 एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि यदि रुका है तो रुका ही रहेगा और चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता ही रहेगा। इसके बाद और बोल बेटा। सर ये वाली जो सेकंड वाले पॉइंट में आपने फिगर बनाई है सर, कल आपने बताया था कि जब फोर्स कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो बॉडी चलने में हेल्प होती है। यहाँ पे तो रुक गई है बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होने पर। सर चलने में मदद होती है।
बेटा आप ना पैदल चलने को और स्लाइडिंग को दोनों को अलग अलग रखो। यहाँ स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है। तुम चलते समय क्या समझते हो? अच्छा चलो तुम अपने आप बताओ, जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमारे ऊपर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है या स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है या काइनेटिक फ्रिक्शन? बोलो। सर काइनेटिक फ्रिक्शन। गलत जवाब, स्टैटिक फ्रिक्शन। यही तो थीम है जो आज मुझे बतानी थी। चलो अब बीच में रोक के बता देता हूँ, तुम्हारी भी आदत ही पड़ गई बीच में टॉपिक करना है। मैं बाद में बताता, चल कोई बात नहीं। एक बात बताओ, जब तुम जमीन पर चलते हो कैसे चलते हो? जरा ध्यान से देखना, बताना। पॉइंट नंबर 3 कोई और था, ये वाला पॉइंट पहले बता दे रहा हूं। जब आप जमीन पर चलते हो तो कैसे चलते हो? बड़े ध्यान से देखिएगा। चलने को और बॉक्स के खिसकाने को अलग अलग केस समझिए। बॉक्स का खिसकना काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है और यहां जो चलना है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। जब हम ग्राउंड पर चलते हैं, बहुत ही ज्यादा फोकस होकर के सुनिए सब, यही चीज पूछी थी एक बच्चे ने जिसका मेरे पास क्वेश्चन आया था 4 बजे करीब। वो चीज बाद में बतानी थी, पहले बता रहा हूं। ये ग्राउंड है, आपके 2 पैर हैं, एक पैर ग्राउंड पे रहता है। ध्यान से आप देखिए, मैं क्योंकि आप जमीन तक नहीं देख पा रहे हो तो आप मेरे हाथ को तो ग्राउंड समझ लो और इन 2 उंगलियों को 2 पैर समझ लो। एक पैर आप इस तरह से चलते हो, ध्यान से देखिए यदि आप दिख पा रहे हो। ये एक पैर जमीन पर रहता है और एक पैर हवा में रहता है। सबसे पहले एक पैर जमीन पर रहा, दूसरा पैर आगे बढ़ा। जब दूसरा जमीन पे हुआ तो पहला पैर आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा। जो पैर हवा में है वो मूव करता है, जो पैर जमीन पर है वो एक जगह स्थिर रहता है। जिसने ये बात समझ ली वो समझ जाएगा। तुम बताओ, सारे के सारे ध्यान से सुनना, भले ही 5 मिनट फालतू लगे। जब आप जमीन पर चलते हो तो कैसे चलते हो? चल के देखो। एक पैर जमीन में रहता है, वो रुका रहता है, और जो हवा में रहता है वो आगे बढ़ता है। फिर जमीन वाला पैर रुका रहता है, हवा वाला आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे को आ जाता हूँ। जमीन वाला रुका हुआ है, हवा वाला आगे बढ़ रहा है। फिर जमीन वाला रुका हुआ है, हवा वाला आगे बढ़ रहा है। फिर जमीन में जो पैर हवा वाला आगे बढ़ रहा है। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, तो जो जमीन के टच में रहता है वो चलता रहता है या जमीन में टच वाला रुका रहता है? बोल दो। सर रुका रहता है। सर रुका रहता है। रुका रहता है। ओके सर, दोनों गलत, दोनों नहीं चलते। ये गलत है। सर रुका रहता है वो। जमीन वाला पैर, मैंने जिसने अभी कहा उसे पूछ रहा हूं मैं। आप चलते हो तो आप खुद चल के देखो। 2 मिनट के लिए आप वीडियो से उठो और चलना शुरू करो अपने कमरे में, क्योंकि यदि आप क्लासरूम में होते मेरे सामने तो मैं आपको खुद चल के दिखाता। जमीन पर एक पैर रहेगा, एक हवा में। जमीन वाला जमा रहता है और हवा वाला चलता रहता है। चल के देखो, एक पैर ग्राउंड के टच में रहेगा। यस सर। सर यस सर। पहले सारा चल के देखो, जिसने पूछा वो 1 मिनट चल के देखो। जमीन पर, जो जमीन पर रहता है वो फिसल रहा है। Yes, sir. बोलो। सर एक हवा में रहता है और एक रुका रहता है। इनकी बीवी शेफ है क्या? माइक बाकी सब बंद करो, घर की बातें नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। अब आखिरी बार बताओ सारे, यदि डाउट होगा तो मैं फिर बताऊंगा। जो पैर जमीन पर रहता है वो रुका रहता है या चलता रहता है? रुका रहता है। रुका रहता है। रुका रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। और जो हवा में रहता है? सर वो मूव करता है। मूव मोशन में। अब जो पैर, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। फ्रिक्शन कौन से पैर पे लगता है? जो जमीन के टच में है या जो हवा में है? सर जो जमीन सर जमीन के सर जो टच हो रहा है जमीन पर, रेस्ट वाला। जो जमीन पर है उसी पे तो फ्रिक्शन लगेगा। जिसका Yes, जमीन sir. पे कांटेक्ट ही नहीं, उस पे फ्रिक्शन नहीं। सर फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, तो यानी कि हमारे सिर्फ उसी पैर पर फोर्स फ्रिक्शन लगेगा जो जमीन पर है, और जो जमीन पर है वो स्टेशनरी है, और जहां स्टेशनरी है वहां स्टैटिक फ्रिक्शन है। यस सर। तो इसीलिए वो केस स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है।
उस केस का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर बॉडी फिसल, जो कांटेक्ट में है, जो जमीन के कांटेक्ट में है वो फिसल रहा है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का केस है। जो चीज जमीन के कांटेक्ट में हो वही फिसलने लगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन का केस, और जो चीज जमीन के कांटेक्ट में है वो रुकी रहे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस। किसी एक बच्चे का बेटा माइक खुला हुआ है और घर में दाल बनी है, पता चल गया है। माइक बंद करो सारे, जब मैं पूछूंगा तब ऑन करना। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि इस केस का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा जो पैर जमीन पे है वो तो फिसले ही ना। यदि जमीन पर रखा पैर फिसल गया तो मैं डिसबैलेंस हो जाऊंगा, यानी इसका और इसका कोई मोल मेल नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट केस है। अच्छा, यहां पर है काइनेटिक फ्रिक्शन। तुमने वो ग्राफ पढ़ा होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है पीछे वीडियो में। यस सर। यानी ये कांस्टेंट फ्रिक्शन है μmg, ये वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन। और तुम्हें याद होगा स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, तभी आप चलते समय जमीन पर वेरिएबल फोर्स लगाते हो, वेरिएबल फ्रिक्शंस होते हैं। आप जमीन पर कम फोर्स लगाते हो तो धीरे धीरे चलते हो, ज्यादा फोर्स लगाते हो तेजी से चलते हो। कारण ये कि आपको चलाता है फ्रिक्शन यहां पर, और वो फ्रिक्शन वेरिएबल है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है। पहला पॉइंट हो गया। जमीन वाला पैर यदि रुका रहेगा और हवा वाला चलेगा तो हम गिरेंगे नहीं, लेकिन सोच यदि हवा वाला पैर चल रहा है और जमीन वाला पैर फिसल गया तो ये तो आदमी डिसबैलेंस होके गिर जाएगा, ये आदमी गिर जाएगा। तो जिस बेटिया ने मड वाला क्वेश्चन पूछा था कि मड में हम फिसल क्यों जाते हैं, मड में जो जमीन वाला पैर होता है वो भी मोशन में आ जाता है। एक बेटिया ने व्हाट्सएप पे पूछा था, मैंने कहा ये व्हाट्सएप पे नहीं, यहां बताने लायक है। जो जमीन वाला मड पे पैर है वो भी फिसल जाता है। अब जमीन वाला भी मोशन में आ गया और हवा वाला भी मोशन में है, और दोनों मोशन में हो गए तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है और हम गिर पड़ते हैं। ये कंसेप्ट अब पक्का समझो, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब माइक खोल के डाउट पूछ सकते हो इन दोनों से रिलेटेड, ये पक्का होना चाहिए कि हाँ भाई इन दोनों में क्या अंतर है, फिर मैं आगे बढ़ूं। यदि डाउट है तो माइक खोलो, नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा। 3 तक गिनूंगा, कोई माइक नहीं खुला तो यानी आ गया। सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है सर, इसमें कैंसिल थोड़ी ना होगी एक्शन रिएक्शन, फिर आप कैंसिल 0 सर। उसमें बॉक्स के केस में, जो बॉक्स है इसमें के केस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे कैंसिल नहीं होगा सर? क्यों आपने कहा था ना वो कैंसिल नहीं होती, जो दो बॉडी, ये दो बॉडी अलग अलग पे लगेंगी, दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। ये फ्रिक्शन जमीन ने इसी बॉडी पे लगाया, ये फोर्स मैंने खींचा इसे तो मैंने भी इसी बॉडी पे लगाया, तो ये एक्शन, ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया? चलिए अब माइक बंद करिए, काफी देर हो गई एक कंसेप्ट पर। मेरे बेटा अब इसके बाद आते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। अभी तक आपने सीखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर μmg होगा। क्यों होगा? mg ने जमीन को दबाया तो रिएक्शन लगी इक्वल एंड अपोजिट, यानी R बराबर mg, और यदि R और mg बराबर है तो फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है μr, यानी कि μmg। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो। सर वेटिंग रूम में है कोई? बेटा अब कोई आधा घंटे में वेटिंग रूम में आएगा तो अब मैं पढ़ाऊं या बार बार इन्हें लूं? अब इस 2-4 मिनट तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए अब आप लोग सुनिए इधर। मेरे बेटा अब मैं आपको बताऊंगा क्या हॉरिजॉन्टल केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा μmg होगा। तो 3 केस बताऊंगा और आप समझ जाओगे कि हर बार μmg नहीं होगा, कब μmg होगा, कब μmg नहीं होगा। एक बॉडी है
बस मैंने पहले ही दिन बोला था कंपोनेंट्स अच्छी तरह से सीख लेना, हर चैप्टर में काम आएंगे। 3 बॉडी है और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तीनों केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा और बॉडी कितने एक्सेलरेशन से चलेगी। पहले केस में मैंने F फोर्स लगाया और बॉडी M मास को खींचा। क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन बताओ। दूसरे केस में मैंने F फोर्स लगाया थीटा एंगल पर और मैं कह रहा हूं कि इसका भी एक्सेलरेशन बताओ और इसका भी एक्सेलरेशन बताओ। और तीसरे केस में मैंने F फोर्स ऐसे लगाया हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर और मैं फिर पूछ रहा हूं कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। हॉरिजेंटल में इन 3 के अलावा कोई केस ही नहीं होते। जिंदगी में जितने भी हॉरिजेंटल के न्यूमेरिकल करोगे यही 3 केस होंगे, यही 3 केस होंगे। ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहां पर शुरू करते हैं। अच्छा मुझे ना मंडे को तो टेस्ट है, ट्यूसडे को कोई भी बच्चा याद दिला देना 3 साढ़े 3 बजे कि सर पुल और पुश वाला करवा दो एक डेरिवेशन, वो मैं अलग से करवाऊंगा आप लोगों को। टू पुल इज इजियर देन टू पुश, तो ये आपकी जिम्मेदारी है याद दिलाना। क्यों अभी मेरे दिमाग में आया कि वो भी करवा देता हूं। तो मेरे बेटा ये 3 केस है। अब एक बार में एक फिगर पे ध्यान दो, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तीनों में एक्सेलरेशन निकालना है। इस पर नीचे की तरफ फोर्स है mg, ऊपर की तरफ है रिएक्शन r। जब बॉडी को आगे खींचूंगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू r। मुझे बताना है कि भाई एक्सेलरेशन बताइए। तो मुझे बताइए ऊपर और नीचे वाले फोर्स बराबर हैं क्योंकि ना ये बॉडी ऊपर उड़ रही है ना जमीन में धंस रही है। यदि r mg से बड़ा होता तो ये ऊपर उड़ जाती और mg r से बड़ा होता तो जमीन में धंस जाती। जैसे कई बार होता है ना ट्रक रेत में धंस गया, क्यों धंस गया? क्योंकि mg r से बड़ा था इसलिए जमीन में धंस गया। तो इसमें r किसके बराबर है? तो जवाब है mg के। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर है? तो जवाब है म्यू r, यानी कि बेटा म्यू mg, म्यू mg। तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ। तो आगे खींचने वाला F, रोकने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि म्यू mg। ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है ma। इससे a निकाला जाएगा। a कितना आएगा? तो जवाब है वो न्यूमेरिकल के समय कैलकुलेट करेंगे, बस इक्वेशन बनानी सिखा रहा हूं। न्यूमेरिकल जब शुरू होंगे तब इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके नोट्स बना लेना, ये शीट में नहीं मिलेंगे, नोट्स बना लेना आज की वीडियो के। अच्छा न्यूमेरिकल जब तक चलेंगे एक भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा। थ्योरी तो मैं डाल देता हूं, न्यूमेरिकल नहीं डालता बिल्कुल भी। थ्योरी भी कुछ डालता हूं यूट्यूब पर, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं। तो एब्सेंट मत होना। तो मेरे बेटा ये हमारा हो गया क्वेश्चन पहला पार्ट। इक्वेशन बनानी है में दिक्कत हो तो फिर पूछ लो, क्योंकि आज इक्वेशन ही बनानी सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन बाद में। पहली फिगर गई। अब आ जाओ दूसरी फिगर। वो कह रहे हैं कि यदि इस बॉडी को हम खींच रहे हैं तो ये कितने एक्सेलरेशन से आगे चलेगी। तो पहले ये देखो यहां कौन कौन से फोर्स हैं। ध्यान से, मेरे फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं, F cos थीटा और F sin थीटा। इसे आगे कौन खींचेगा? कौन खींचेगा? क्या F? नहीं, इसे आगे खींचेगा F cos थीटा। F cos थीटा खींचेगा इसे आगे। और जब ये आगे खींचेगा तो पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जब वो खुद ही कह रहे हैं बॉडी चल रही है, तो जब चल रही है तो लिमिटिंग ही होगा फ्रिक्शन। अच्छा यदि आप लिमिटिंग ना भी लिखो तो कई बच्चे कहते हैं तो गलत हो जाएगा क्या? अरे लिमिटिंग का मतलब है मैक्सिमम फ्रिक्शन। यदि मैक्सिमम ना लिखो सिर्फ फ्रिक्शन लिख दो तो गलत नहीं होता, फॉर्मूला सही लगाना है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर जब बॉडी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना? काइनेटिक की भी तो लिमिटिंग ही होता है। काइनेटिक जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। सर आपने कहा था कि काइनेटिक लिमिटिंग से थोड़ा कम हो जाता है। उस लिमिटिंग को, वो स्टैटिक का लिमिटिंग है, ये काइनेटिक का लिमिटिंग है। स्टैटिक का लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एसएमजी
और काइनेटिक का लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू के mg। म्यू mg तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, तो मुझे बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला लिखते थे, म्यू के mg। दोनों के लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग अलग है, लेकिन इन न्यूमेरिकल्स में हम बराबर मान करके चलते हैं, क्योंकि मैंने आज आते ही पहली लाइन क्या बोली थी, यदि म्यू के और म्यू एस अलग अलग ना दिए हो तो आप ये मान करके चलोगे, और 90% न्यूमेरिकल में ऐसा ही होगा, वो आपको म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं देंगे, तो आप ये मान के चलोगे कि जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है वही काइनेटिक है। ओके सर। अब मेरे बेटा यहां तक आ गया। यदि हम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जगह सिर्फ फ्रिक्शन लिख दे तो ये गलत नहीं है। एक बात सुनो, एक बहुत बड़ा हाथी आ रहा था, मैंने उसको बड़ा हाथी लिखना था, मैंने सिर्फ हाथी लिख दिया कि हाथी आ रहा है, तो क्या टीचर काट देगा? अरे बड़ा हाथी सही, लेकिन है तो हाथी ही ना। बड़े हाथी को हाथी कह देने से गलत नहीं होता, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को फ्रिक्शन कह देने से गलत नहीं होता, बस बशर्ते ये कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को यदि आप म्यू आर लिख रहे हो तो यहां पर फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू आर ही लगाना। तो मेरी तो खैर आदत सही सही लिखने की है, मैं हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखूंगा। अब और कौन से फोर्स हैं? एफ के दो कंपोनेंट हो गए, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया यदि चल रही है बॉडी, नीचे की तरफ mg होगा, ऊपर की तरफ रिएक्शन होगी। जब mg जमीन को दबाएगा तो रिएक्शन लगेगी। अब ध्यान से सुनिए, मन लगा के समझिए, यदि बॉडी ऊपर नहीं, ना ऊपर जा रही है ना नीचे, सिर्फ दाएं फिसल रही है, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे के फोर्स बराबर है। यदि ऊपर के फोर्स बड़े होते तो ये ऊपर उड़ जाती, नहीं उड़ रही। नीचे के फोर्स बड़े होते तो जमीन में धंस जाती, नहीं धंस रही। तो यानी ऊपर और नीचे के फोर्स बराबर है। ऊपर का फोर्स है r प्लस एफ साइन थीटा, देख ऊपर की तरफ r भी है और ऊपर की तरफ f साइन थीटा भी है, तो ऊपर की तरफ फोर्स है r प्लस एफ साइन थीटा और नीचे की तरफ है फोर्स mg। यानी अब की बार r इजिकल टू mg नहीं, r प्लस एफ साइन थीटा इजिकल टू mg होगा। और यदि r प्लस एफ साइन थीटा इजिकल टू mg होगा तो r होगा mg माइनस एफ साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन ध्यान रहे, r अब की बार mg माइनस एफ साइन थीटा है। हो गया ऊपर नीचे का काम। अब ये राइट कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, तो आगे ले जाने वाला फोर्स एफ कॉस थीटा, रोकने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स होगा एफ कॉस थीटा माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एफ कॉस थीटा माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा एम ए। तो ए कितना निकालोगे, तो जवाब है एफ कॉस थीटा माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन एम। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना रखेंगे, तो जवाब है लिमिटिंग फ्रिक्शन रखेंगे म्यू आर, लेकिन अब की बार आर की वैल्यू है mg माइनस एफ साइन थीटा, आर की वैल्यू है mg माइनस एफ साइन थीटा। बस ये इक्वेशन से एक्सेलरेशन आएगा। अभी तो मैंने ना म्यू की वैल्यू दी, ना एफ की वैल्यू दी, ना थीटा दिया, तो अभी तो बस यही आंसर है। जब न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे इक्वेशन बनेगी। अभी मैं सिखा रहा हूं कि हाउ टू गेट द इक्वेशंस जिनसे रिजल्ट्स आएंगे। सर एक बार दोबारा समझा दो डेरिवेशन। देख डेरिवेशन नहीं है, बल्कि अब की बार में समझाना क्या, तुम सबसे पूछता हुआ चलता हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ दोबारा। लेकिन अब आप लोग सारे बताने को तैयार हो जाना, पता तो चले कहाँ पे दिक्कत है। जरा सारे ध्यान से बताइए, ये मैंने एफ फोर्स लगाया थीटा एंगल पर, मैं निशान बनाऊंगा, आप बताएंगे ये कौन सा फोर्स है, बोलो ये वाला। एफ cos थीटा, F cos theta. cos theta, एफ साइन f sin एफ थीटा, साइन थीटा, F Sin theta. sin theta. लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ मोशन, और कौन सा इसे आगे खींच के ले जा रहा है, F F cos cos theta. theta. f cos theta, कौन सा फोर्स है, mg 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 mg. reaction Reaction. r रिएक्शन, रिएक्शन। अब मुझे बताओ क्या ये ऊपर उड़ रही है या नीचे जा घिस दब रही है, नहीं। No, तो sir. तो r प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू R एम जी। r plus f sin theta is equal to mg r प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, तो r किसके बराबर हो गया, mg mg minus minus f sin mg sin माइनस theta. f sin थीटा, mg minus F sin theta. ठीक। अब ऊपर और नीचे को भूल जाओ, अब दाएं बाएं को देखो, वो पूछ रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से चल रही है।
तो कौन सा फोर्स चला रहा है? F cos theta. F cos theta. रोक कौन रहा है? Limiting Limiting friction. friction. Limiting फ्रिक्शन friction. न्यू mg न्यू r F cos theta minus limiting. माइनस Equals to लिमिटिंग M न्यू में. r M में. इज इक्वल टू M में. M में. लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या लिखोगे बेटा? म्यू म्यू आर mg U माइनस f R. sin थीटा। और mg minus F cos theta. F sin theta. एफ साइन थीटा। ये बन गई। अच्छा, मास को नीचे ले जाओ, यही एक्सेलरेशन का आंसर है। Acceleration. खत्म। रटने की जरूरत थोड़ी है, इट इज नॉट अ डेरिवेशन, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगला क्वेश्चन। सर ये सर ये फॉर्मूले में याद कर रहे हैं डायरेक्ट इक्वेशन बना के? नहीं याद करने, जो याद करने होंगे मैं बताऊंगा। साइंस के बच्चे को याद कुछ नहीं करना, समझना है। न्यूमेरिकल जब आएगा हाथ पे हाथ करना सिखाएंगे। ओके सर। लेकिन हाँ, नोट्स जरूर बना लेना, शीट में ये प्रिंटेड नहीं है। अगला मेरे बेटा, अब देखिए, आज मैं सारा सिखा दूंगा, अब तुम देखना न्यूमेरिकल कितना है। पता है बच्चे गलती क्या करते हैं? सीधे न्यूमेरिकल में घुस जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, चाहे केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं उसे न्यूमेरिकल नहीं आते कभी भी। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अब ये बॉडी है, मैंने ट्यूसडे के लिए क्या बताया, मुझे याद दिला देना। टू पुल इज इजियर देन टू पुश करवाना है। ये बॉडी है, मैंने कहा कि इसे एस फोर्स लगा करके थीटा एंगल पर दबाया, ये कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगी। सारी बात मैंने बता दी। अब की बार कोशिश ये करूंगा कि भाई आसानी से आप समझ जाए और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप बताएं, लेकिन मेरे पूछे बगैर कोई नहीं बताएगा। पहली बात, इसे आगे चलाएगा कौन? यहां मेरे फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये रहे। पहला एफ कॉस थीटा और दूसरा एफ साइन थीटा। इसे एफ कॉस थीटा आगे चलाएगा। कौन आगे चलाएगा बेटा? एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा इसे दबाएगा। जब इसे एफ कॉस, और अब ध्यान से सुनना जिससे दोबारा ना पूछना पड़े, क्योंकि अभी क्लाइंट के भी बताने हैं। जब एफ कॉस थीटा इसे चलाएगा तो इसे रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन, लेकिन फिर भी चल रहा है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ कॉस थीटा ने धक्का दिया, फ्रिक्शन ने रोकने की कोशिश की। इसके अलावा नीचे की तरफ होगा mg और ऊपर की तरफ होगी r। सारे फोर्स मैंने बना दिए हैं और कोई फोर्स यहां पर है नहीं। जो भी फोर्स थे वो ये रहे। जो जो हम पूछते जाएं आप समझते रहो और बताते रहो। ये बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ये तो राइट जा रही है। यदि ना ये ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है तो ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्सेस के बराबर होंगे। जबकि नीचे की तरफ दो फोर्स है, एक तो mg और एक f साइन थीटा। भले ही उसे हमने यहां बना के दिखाया है, रहा तो वो बॉडी को दबाई है। mg भी बॉडी को दबा रहा है, f साइन थीटा भी बॉडी को दबा रहा है। तो नीचे दबाने वाले फोर्स है r, वो mg प्लस f साइन थीटा। mg प्लस f साइन थीटा। बस ऊपर की तरफ r, नीचे की तरफ mg प्लस f साइन थीटा। ये आ गया r। अब बेटा इसे राइट ले जाने वाला f cos थीटा, रोकने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन फिर भी बॉडी चल पड़ी, यानी कि बेटा f cos थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है। तो f cos थीटा माइनस लिमिट, आज की वीडियो दोबारा देखना, f cos थीटा माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। अब मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू आर। जहां r की वैल्यू दे रखी है पहले ही mg प्लस f साइन थीटा।
मास को नीचे ले जाओ और एक्सेलरेशन निकाल लो, यही आपका आंसर है। खत्म कहानी। अब इंक्लाइन प्लेन पर आ जाओ। इंक्लाइन प्लेन पर भी आपको फोर्सेस के बस कंपोनेंट्स आने चाहिए, न्यूमेरिकल एक भी रटना नहीं है। मेरे बेटा इंक्लाइन प्लेन पर, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब किसी बॉडी को रखते हैं तो नीचे की तरफ mg sin थीटा उसे खींचता है। मैं ये दोबारा नहीं बता रहा, ये कई वीडियोस में बता चुका हूं, कई बार पढ़ा चुका हूं। mg cos थीटा इसे दबाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, यही काइनेटिक फ्रिक्शन है और यही स्टैटिक फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ, यदि काइनेटिक और स्टैटिक अलग अलग होते तो मैं म्यू के और म्यू एस बोलता। अब मेरे से पूछा गया कि ये बॉडी फिसलेगी या नहीं, और यदि फिसलेगी मैं कोई अलग से फोर्स नहीं लगा रहा, और यदि फिसलेगी तो कितने एक्सेलरेशन से फिसलेगी। मेरे बेटा जब mg sin थीटा इसे खींचता है तो फ्रिक्शन इसे रोकने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन इसे रोकने की कोशिश करता है। यहां लगती है रिएक्शन, सरफेस को दबाता है mg cos थीटा, इक्वल एंड अपोजिट होती है रिएक्शन। जब भी फिगर बनाओ ये इसके परपेंडिकुलर बनाना, क्योंकि mg sin थीटा के परपेंडिकुलर होता है mg cos थीटा। कई बच्चे ना ऐसे बना देते हैं mg cos थीटा, कई ऐसे बना देते हैं और फिर कहते हैं सर सही तो बनाया है ना। mg cos थीटा mg sin थीटा के परपेंडिकुलर 100%, नहीं तो गलत है क्वेश्चन। mg sin थीटा ने खींचना चाहा, mg cos थीटा ने सरफेस को दबाया तो रिएक्शन लगी mg cos थीटा के इक्वल एंड अपोजिट। और जब mg sin थीटा इसे फिसलाना चाह रहा था तो फ्रिक्शन इसे रोकना चाह रहा था। r किसके बराबर है? तो जवाब है r बराबर है mg cos थीटा के। r इक्वल है mg cos थीटा के, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू आर, यानी कि बेटा म्यू mg cos थीटा। इंक्लाइन प्लेन पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू mg cos थीटा। यदि हम अलग से कोई फोर्स ना लगाए, हमेशा यही आएगा, क्योंकि हमेशा mg cos थीटा सरफेस को दबाएगा, और यदि mg cos थीटा सरफेस को दबाएगा तो रिएक्शन हमेशा mg cos थीटा आएगी, और रिएक्शन यदि mg cos थीटा आएगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा आएगा। इसे चलाना चाहता है, फिसलाना चाहता है mg sin थीटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू mg cos थीटा। यदि खींचने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो गया तो बॉडी नहीं फिसलेगी। हर बार इंक्लाइन पे रखी बॉडी फिसलती थोड़ी है। ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ये रखा हुआ है, नहीं फिसल रहा। क्यों नहीं फिसल रहा? नीचे लाना चाह रहा है mg sin थीटा और लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू mg cos थीटा, तो वो इसलिए नहीं फिसला क्योंकि नीचे लाने वाला फोर्स mg sin थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम था। तो जब भी नीचे लाने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, म्यू mg cos थीटा से कम होगा, तो चीजें नहीं फिसलेंगी। लेकिन यदि नीचे लाने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो चीजें फिसलेंगी। कई बार ऐसा भी होता है इंक्लाइन प्लेन पे रखी चीजें फिसलने लगी, जैसे ये इंक्लाइंड है, मैंने इसे रखा, फिसल गया, अभी गिर जाता है एसी का रिमोट, खैर फिसल गया। अब क्यों फिसल गया? क्योंकि अब mg sin थीटा बड़ा हो गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इसलिए फिसल गया। तो कितने एक्सेलरेशन से फिसलेगा? तो mg sin थीटा में से लिमिटिंग फ्रिक्शन को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, इट इज इक्वल टू m में। समझ में आ गया होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है मैं पहले ही निकाल चुका हूं, म्यू mg cos थीटा। m से m काट देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। मेरे ख्याल में तरीके आप सीखने लग रहे हो।
m से m काट देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगला देखिए, मतलब ये समझ लो आज की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। बाकी सब तो थ्योरी थी, ये थ्योरी भी नहीं है, न्यूमेरिकल भी नहीं है, ये बीच की कड़ी है। यो क्यों लिखा पड़ा है? अब मेरे बेटा एक तरह के और न्यूमेरिकल आते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी रखी है मास m की, जो फिसल नहीं रही है। जैसे मैंने बताया था ना, नहीं फिसल रही, रुकी हुई है, रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है वो आप पहले ही समझ चुके हैं कि यानी यहां पर mg sin थीटा जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। mg sin थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इसलिए नहीं फिसल रही। दोनों ही केस में क्या कॉमन है? इधर mg sin थीटा, यहां mg cos थीटा, दोनों में बनेगा वेट के कंपोनेंट mg sin थीटा, mg cos थीटा। रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल एंड अपोजिट दोनों में बनेगी। मैं आखिरी बार बता रहा हूं, mg sin थीटा सरफेस के पैरेलल बनाना हमेशा, mg cos थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना, रिएक्शन को mg cos थीटा के इक्वल एंड अपोजिट बनाना। अब क्वेश्चन शुरू होता है, यदि हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं F, तो ये कितने एक्सेलरेशन से चलेगा? बस जब न्यूमेरिकल आएगा तो F की वैल्यू दे देंगे, क्योंकि ये रुका हुआ था। मैंने एक बहुत बड़ा फोर्स लगा दिया F, ये चलने लगा, तो वो पूछ रहे हैं कि बेटा कितने एक्सेलरेशन से चलेगा। और दूसरा पार्ट, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएं F, नीचे कितना नहीं, नीचे की तरफ यदि फोर्स लगाएं F तो कितने एक्सेलरेशन से फिसलेगा? बिना फोर्स के तो चल ही नहीं रहा था। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाने पर कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, और नीचे की तरफ फोर्स लगाने पर कितने एक्सेलरेशन से चलेगा? इक्वेशन बनानी सीख लो मेरे बेटा। जब ये चलेगा तो फ्रिक्शन इसे रोकने की कोशिश करेगा। यदि ये ऊपर चलेगा तो फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा और रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। और जब ये नीचे की तरफ चलेगा, बेटा एक ही बात ध्यान से सुनना, जब ये नीचे की तरफ चलेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। भाई फ्रिक्शन की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, फ्रिक्शन तो मोशन के अपोजिट होता है। इसका मोशन ऊपर हो रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, इसका मोशन नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। समझ में आ गया? अब इक्वेशन बनाने सीख लो। R किसके बराबर है? तो जवाब है mg cos थीटा के। जितना दबाया उतनी रिएक्शन। वहां भी दो डेरिवेशन एक साथ चल रहे हैं। ये अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन, और ये डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन। सारे फोर्सेस समझ में ना आए हो तो अभी एक बार फिर पूछ लो, क्योंकि एक बार ये शुरू कर दिया फिर मैं बीच में रुकूंगा नहीं। समझ में आ गया? हाँ जी सर, दोबारा बता दो। क्या नाम बेटा आपका? सर यश। यश, जरा बताओ mg sin थीटा हमेशा किधर होता है? सर जो नीचे खींचता है। ये सर जो नीचे वेट एक्ट करता है। ये कौन सा है फोर्स? सर mg cos थीटा। ऊपर की तरफ मैंने लगाया फोर्स कितना? F। जब मैंने ऊपर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर नीचे की तरफ। बस यही तो बनाया मैंने। ठीक है सर। और इस वाले में मैंने जो फोर्स लगाया है वो अपवर्ड खींचने के लिए लगाया है या डाउनवर्ड? सर नीचे। तो फिर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? सर ऊपर की तरफ। बस
दोनों में यही अंतर है। ठीक है अब सर। सारे तैयार। आर किसके इक्वल है? mg cos थीटा के। यहां भी आर किसके इक्वल है? mg cos थीटा के। आर इक्वल है mg cos थीटा के। और यदि आर इक्वल है mg cos थीटा के तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू mg cos थीटा, क्योंकि वो होता है म्यू आर। मैं लिख भी नहीं रहा, जगह क्या बचा भरनी, जब पता ही है। तो इन दोनों ही केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू mg cos थीटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू mg cos थीटा। एक बार मन मन में बोल लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। आवाज नहीं आई, मन मन में ही बोल दिया। mg म्यू cos mg theta. cos थीटा। mu mg cos theta. म्यू mg cos थीटा। बस अब ये फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट हो गए। अब आखिरी बात, ऊपर मैं लेके जा रहा हूं तो यानी ऊपर मोशन हो रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, एफ बड़ा है। रोकने वाले फोर्स है, एक तो mg sin थीटा इसे रोकना चाह रहा है और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन रोकना चाह रहा है, खींचना चाह रहा है एफ, रोकना चाह रहा है mg sin थीटा, क्योंकि मैं इधर खींच रहा हूं, mg sin थीटा उल्टी डायरेक्शन में है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी रोकना चाह रहा है। यही है नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है ma। ये बन जाएगी F माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। इस इक्वेशन से ही a निकालना है, मास को लेफ्ट में ले जाना, a आ जाएगा, और जो a आएगा वही आंसर। इक्वेशन बनानी तो सिखा रहा हूं, बाकी न्यूमेरिकल में तो आप अप्लाई करना। अब इस वाले की बनाते हैं। मैं बॉडी को नीचे लाना चाह रहा हूं, नीचे आ भी रही है। यदि नीचे आ रही है तो नीचे वाले फोर्स बड़े हैं, और नीचे वाले फोर्स हैं एक तो F, और उसकी हेल्प कर रहा है mg sin थीटा। एक तो नीचे ला रहा है F और दूसरा हेल्प कर रहा है mg sin थीटा। रोकने की कोशिश कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो खींचने वाले फोर्स हैं वो ये दोनों, रोकने वाला फोर्स ये, तो खींचने वाले में से रोकने वाला माइनस कर दिया, इज इक्वल टू m में। और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो पहले ही बता रखा है, म्यू mg cos थीटा होगा, क्यों होगा सब बता दिया। इस इक्वेशन में मास को नीचे ले जाना और a निकाल लेना, यही आंसर होगा। अब आखिरी बात, ये कई बार न्यूमेरिकल में यह आता है, ऊपर की तरफ कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये चल पड़े, और नीचे की तरफ कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये चल पड़े। यदि क्वेश्चन में मिनिमम फोर्स पूछ लिया तो क्या करना है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी चल पड़े, चाहे ऊपर चाहे नीचे। जिस न्यूमेरिकल में आ गया कि मिनिमम फोर्स लगा के चलाना है तो एक्सेलरेशन को 0 रख देना। एक्सेलरेशन को 0 रखने से जो फोर्स आएगा वो मिनिमम फोर्स होगा। एक्सेलरेशन को 0, कारण बताऊंगा अभी। यहां भी एक्सेलरेशन को 0 रख देना, तो जो फोर्स आएगा वो मिनिमम फोर्स होगा। अब क्वेश्चन आता है क्यों। एक बात बताओ, एक बॉडी है, मैंने उस पर कोई फोर्स लगाया और वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलने लगी, तो थोड़ा कम फोर्स लगा ले। बॉडी रखी है, लास्ट पॉइंट चल रहा है, बस आज यहां रोक दूंगा। न्यूमेरिकल तो आप ट्यूसडे को ही होंगे, मंडे को टेस्ट होगा, ट्यूसडे को न्यूमेरिकल। टेस्ट में काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन में बढ़िया फोड़ के आना है, बढ़िया तरीके से। वीडियो जितनी रिवाइज करनी हो मेरे से मांग लो, सारी दे दूंगा मैं। 2 दिन के लिए खोल दूंगा, 15 अगस्त को भी और संडे को भी। नंबर चाहिए मुझे, बहुत मेहनत कर रखी है मैंने आपके साथ। एक बॉडी रखी है, मैं पूछता हूं मिनिमम कितना फोर्स लगाएं, तो आप तुरंत एक्सेलरेशन 0 रख देना। क्यों? यदि मैंने कोई फोर्स लगाया और बॉडी 10 एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रही है, तो मेरा फोर्स मिनिमम नहीं है। कुछ कम फोर्स कर दो तो वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल पड़ेगी।
और कम फोर्स कर दो तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल लेगी, और कम फोर्स कर दो तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल लेगी, रुकी हुई बॉडी है, और कम फोर्स कर दो तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल लेगी, और कम फोर्स कर दो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल लेगी, और कम फोर्स कर दो तो 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल लेगी, और कम फोर्स कर दो 0 एक्सेलरेशन से चल लेगी। कई बच्चे सोचते हैं 0 एक्सेलरेशन तो रेस्ट होता है, मैं उनके रहपट मारूंगा कि 0 एक्सेलरेशन का मतलब रेस्ट नहीं होता, सिर्फ रेस्ट नहीं होता 0 एक्सेलरेशन। 0 एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। जिस न्यूमेरिकल में भी आ गया कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं, तो उस न्यूमेरिकल में समझ जाना 0 एक्सेलरेशन रखना है। और मैंने काफी देर से बता रहा हूं कि यदि ज्यादा एक्सेलरेशन है तो फोर्स कम करने की गुंजाइश है। समझ में आ गया? तो यहां आपने रख दिया 0 एक्सेलरेशन, इसमें भी और इसमें भी, तो ये आ गए मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स निकाल ही लूं, तो मिनिमम फोर्स कितना होगा, तो इन्हें राइट ले जाओ, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये मिनिमम फोर्स है। यदि आप इतना मिनिमम फोर्स लगाओगे तो बॉडी ऊपर चलने लगेगी, इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो भी चलेगी, कम लगाओगे नहीं चलेगी। यहां पर मिनिमम फोर्स तो ये आएगा म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ये मिनिमम फोर्स है। यदि इतना फोर्स लगाओगे तो बॉडी नीचे चलने लगेगी, इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो भी नीचे फिसलने लगेगी, इससे कम फोर्स लगाओगे तो नहीं फिसलेगी। ये है मिनिमम फोर्सेस के। तो आज आपने सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कल भी वीडियो भेजूंगा इससे आगे के लेवल की। मैं एक आध बल्कि तुम्हारे उस वाले ग्रुप में भेजूंगा कंपटीशन वाले बच्चों के, एचसी वर्मा से फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मुलाकात होगी मंडे को टेस्ट के समय, बढ़िया सा टेस्ट तैयार करिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।